मैं एक वाइट स्केल्स वाले सांप के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया था। मेरे अंदर जरा भी स्पिरिचुअल रूट नहीं थी और हालत इतनी खराब थी कि मुझे एक पेट शॉप में सिर्फ 9 युएन 99 की कीमत पर बेचने के लिए रखा गया था। लेकिन तभी हाई स्कूल की क्वीन गुकिंगान ने मुझे एक नज़र देखा और उसी पल जिद करके मेरे साथ लाइफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पर किसी को ये नहीं पता था कि गुकिंगान असल में मौत से वापस लौटी हुई इंसान थी। वह पहले सेलेस्टियल एम्प्रेस थी, लेकिन कल्टीवेशन करते समय डेविएशन हो जाने की वजह से वह ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। और जब वह अपनी आखिरी लड़ाई में मरने वाली थी, तभी अचानक उसकी आत्मा वापस आकर उसे उसके हाई स्कूल के लास्ट ईयर में ले आई। नई जिंदगी मिलने के बाद उसने फैसला किया कि अब वह अपनी पुरानी कल्टीवेशन की राह छोड़कर वाइटल एनर्जी पर आधारित मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देगी। उसने धीरे से कहा कि शायद वह मुझे सेलेस्टियल ट्रेजर्स नहीं दे सकती, लेकिन वह मेरी आखिरी सांस तक मेरा ख्याल रखेगी। मगर उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अंदर डिवाइन डिवॉरिंग सिस्टम जाग चुका है। जब तक मैं लगातार वाइटल एनर्जी को डिवॉर करता रहूं, तब तक मैं अनंत तक बढ़ सकता हूं। और अगर मैं कीमती चीजें खाऊं तो मैं म्यूटेट होकर ड्रैगन भी बन सकता हूं। मुझे देखते हुए उसने कहा कि तुम पूरी तरह सफेद हो, इसलिए अब से तुम्हारा नाम चाओबे होगा। फिर उसने मेरे सामने एक छोटी सी सफेद झींगा रख दी और सच कहूं तो उसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने तुरंत अपना मुंह खोला और झींगे का मांस काट कर उसे लालच से खाने लगा। उसी समय मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक सिंथेटिक आवाज गूंजी। डिवाइन डवोरिंग सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड, बधाई हो होस्ट को फ्रोजन श्रिम्प मीट डवोर करने के लिए 0.1 वाइटल एनर्जी पॉइंट्स मिले। और पहली बार डिवावर करने पर रिवॉर्ड के रूप में प्यूरिफिकेशन ट्री की इनिशियल ब्रांच अनलॉक, डाइजेशन एबिलिटी इंप्रूव्ड। यह आवाज सुनते ही मैं अंदर से खुशी से झूम उठा, क्योंकि यह सच में एक सिस्टम था। मैंने जल्दी से सिस्टम की जानकारी देखी और तुरंत उसकी ताकत समझ गया। अगर मैं मांस, खून या स्पिरिचुअल एनर्जी वाली चीजें खाऊं तो मुझे वाइटल एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर कीमती चीजें डिवावर करूं तो प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे प्यूरिफिकेशन ट्री की नई ब्रांचेस अनलॉक होंगी। मतलब साफ था कि जब तक मैं बस खाता रहूं और खाता रहूं, तब तक मैं अनंत तक इवॉल्व कर सकता हूं। तभी मेरी आंखों के सामने एक हल्का नीला इंटरफेस उभरा, जो मेरे एट्रीब्यूट्स का पैनल था। और सच कहूं तो सब कुछ इतना कमजोर था कि अगर मैं किसी असली मॉन्स्टर बीस्ट से टकरा जाऊं तो वह मुझे स्नैक की तरह भी नहीं खाएगा। इसलिए मुझे चुपचाप धीरे धीरे ग्रो करना होगा। यही सोचकर मैंने फिर से अपना मुंह गुकिंगन की तरफ खोल दिया। गुकिंगन ने मुझे देखकर हैरानी से कहा कि शॉपकीपर ने तो कहा था कि इसे हर 3 दिन में एक बार खिलाना काफी है। फिर मुझे क्यों लग रहा है कि यह अभी भी भूखा है? उसने थोड़ी झिझक के साथ मुझे एक और झींगा का टुकड़ा दे दिया। फिर एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, और ऐसे करते करते लगातार 9 टुकड़े। आखिर में मेरा पेट इतना भर गया कि मैं और नहीं खा सकता था। लेकिन फिर भी मुझे 0.09 विटालिटी पॉइंट्स मिल गए। अगर यही चलता रहा और दिन में 3 बार खाने पर हर बार 0.1 मिलता रहा, तो सिर्फ 3 दिनों में मेरी वाइटैलिटी वैल्यू 100 मिलियन पार कर जाएगी। ये सोचकर मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन गुकिंगन मुझे देखकर थोड़ी हैरान लग रही थी और बुदबुदाई कि लगता है चाओबे की भूख काफी ज्यादा है। खैर, ये तो बस सफेद झींगे हैं। डिस युआन में तो इनका पूरा बड़ा बैग मिल जाता है। अगर ये ज्यादा खाता है तो खाए। उसके बाद गुकिंगन थोड़ी देर शहर की सड़कों पर घूमती रही और फिर घर लौट आई। घर के अंदर कदम रखते ही उसने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा कि मैं फिर से इस घर में लौट आई हूं। भले ही यह घर टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी कितना गर्मजोशी भरा लगता है। पापा, मम्मी, क्या आप लोग ठीक हैं? चिंता मत कीजिए। इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी की उस दुखद घटना को हमारे परिवार में दोबारा नहीं होने दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं, जो अभी तक थोड़ा सुस्त था, अचानक चौकन्ना हो गया और मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 1 मिनट रुकिए मेरी मालकिन। यह तो एक रीइंकार्नेटेड पर्सन है, यानी एक ट्रांसमाइग्रेटर और एक रीइंकार्नेटेड इंसान एक ही टीम में। सच में कमाल की जोड़ी बन गई। मैंने सिर उठाकर गुकिंगान को देखा और उसी समय उसने भी मुझे देखा। वह धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की बातें याद करने लगी और बोली कि पिछले जन्म में उसने बीस्ट मास्टर टैलेंट जगाया था और अपनी सारी ऊर्जा और पैसा लगाकर भी वह मुश्किल से बिगिनर बीस्ट मास्टर बन पाई थी। फिर 40 साल की उम्र में जब उसने फ्लैश एंड ब्लड मार्शल पाथ अपनाया, तब जाकर वह अर्थ रेल्म तक पहुंची और तियनचाओ की 8वीं अनराइवल्ड एम्प्रेस बनी।
लेकिन अच्छी चीजें हमेशा नहीं टिकती। आखिर युद्ध में वह गिर गई और उसे नहीं पता कैसे मरते समय अचानक वह फिर से जिंदा हो गई और वापस अपने हाई स्कूल के आखिरी साल में आ गई। इस बार उसने तय किया कि वह फिर से बीस्ट टेमर की राह नहीं चलेगी। उसने कहा कि उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दुश्मनों को धोखा देने के लिए किया है और वह अपना सारा पैसा और ऊर्जा फ्लैश एंड ब्लड मार्शल पाथ पर लगाएगी। और जहां तक मेरी बात है, भले ही वह मुझे सेलेस्टियल ट्रेजर्स देकर मजबूत न बना सके, लेकिन वह पूरी जिंदगी मेरी देखभाल करेगी। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की खुद मुझसे कहेगी कि वह जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगी। पहले होता तो मैं बिना सोचे मान जाता, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में 10,000 अल्पाका दौड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था कि मैं सच में आधी आजादी वाली जिंदगी जीने वाला हूं। खैर, जब हालात ऐसे हैं तो कम से कम पेट भरकर खा तो सकता हूं। ये सोचकर मैंने फिर से मुंह खोलकर गुकिंगन की तरफ देखा। वह एक पल के लिए मेरी हरकत देखकर चौंक गई और बोली कि मैं भी पागल हूं जो एक सांप को इतनी बातें बता रही हूं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाओ। ये कहते हुए उसने मेरे सामने कुछ और झींगे रख दिए और खुद आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। तभी टीवी पर खबर चल रही थी कि हमारे रिपोर्टर के अनुसार हाल ही में लन सिटी में एक अबनॉर्मल बीस्ट दिखाई दिया है, जिसने बीस्ट किंग रेल्म तक पहुंचकर अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है और इससे लन सिटी की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही बाहर शिकार करने वाले सभी अवेकंड लोगों को चेतावनी दी जाती है कि बीस्ट किंग्स मानव रूप भी ले सकते हैं, इसलिए वेस्टलैंड में शिकार करते समय अजनबियों से सावधान रहें। यह खबर सुनते ही मैं झींगा चबाना भी भूल गया, क्योंकि अगर बीस्ट किंग्स सच में इंसानी रूप ले सकते हैं तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूरी तरह से हैरान और असमंजस में था। उसी समय गूकिंगान भी टीवी देखते देखते अपने आप से बातें करने लगी। उसने कहा कि इस दुनिया में एबनॉर्मल बीस्ट्स को 9 स्तरों में बांटा गया है, जो वॉरियर्स के 9 स्तरों के बराबर होते हैं। और अगर किसी एबनॉर्मल बीस्ट को बीस्ट किंग के स्तर से ऊपर जाना है तो उसकी वाइटल वैल्यू कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए। यह सुनकर मैंने अपनी खुद की 0.2 वाइटल वैल्यू पर नजर डाली और पूरी तरह चुप हो गया, क्योंकि जिस रफ्तार से मेरी वाइटैलिटी बढ़ रही थी, अगर मुझे मेटामॉर्फोसिस के लिए जरूरी 1 मिलियन वाइटैलिटी पॉइंट्स तक पहुंचना है तो मुझे कम से कम 10,000 साल लग जाएंगे। ये सोचकर मेरा मन अचानक टूट गया और मैं निराश हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास सिस्टम है, इसलिए मैंने एक छोटा सा लक्ष्य तय किया। डिवावर करते करते पहले बीस्ट किंग बनना है। इसके बाद मैं लगातार झींगे का मांस खाता रहा और ऐसा पूरे 3 दिन तक चलता रहा। आखिरकार मुझे सिस्टम की तरफ से पहली प्यूरिफिकेशन की नोटिफिकेशन मिली। सिस्टम ने कहा कि लगता है इस श्रिम्प मीट ने अपना काम पूरा कर लिया है। ऐसे में देर करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट प्यूरिफिकेशन इनिशिएटेड। ये प्यूरिफिकेशन 4 घंटे तक चलेगी। सिस्टम की यह सूचना खत्म होते ही अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अब लिविंग रूम की छोटी मेज पर नहीं था, बल्कि गुकिंगन के कमरे में था। मेरा पतला सा शरीर एक कुशन पर लिपटा हुआ था और साफ दिख रहा था कि मेरा शरीर 3 दिन पहले से बड़ा हो गया है। मेरी लंबाई अब 30 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी थी। कुकिंगान ने फिर से मुझे झींगे का मांस दिया, लेकिन एक और खाने के बाद सिस्टम में कोई बदलाव नहीं दिखा। इससे साफ था कि श्रिम्प मीट अब मुझे वाइटल वैल्यू नहीं दे सकता। इसलिए मैंने तुरंत अपने मुंह में लिया हुआ टुकड़ा बाहर थूक दिया। मेरी इस अचानक हरकत से कुकिंगन की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। उसने इंस्टिंक्टिवली झींगे को उठाकर सूंघा, लेकिन उसमें कोई अजीब गंध नहीं थी। फिर उसने कहा, लगता है यह इससे ऊब गया है। इसके बाद गुकिंगान ने एक रॉ बीफ का टुकड़ा निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने बिना एक पल गंवाए अपना मुंह खोला और उस मांस की पट्टी निगल ली। तुरंत सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, होस्ट को फ्रेश बीफ डवोर करने पर 0.21 वाइटल वैल्यू प्राप्त हुई। साफ था कि बीफ से मिलने वाली वाइटलिटी श्रिम्प से कहीं ज्यादा थी। मैंने आराम से सारा मांस खत्म किया और फिर कुत्ते जैसी मासूम आंखों से उसे देखने लगा। गुकिंगन तुरंत समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं। उसने अपनी मां से कहा कि आगे से थोड़ा ज्यादा मांस खरीदा करें और छोटे के लिए भी कुछ तैयार रखा करें। इसी तरह 6 और शांत दिन गुजर गए। हर दिन मेरी वाइटलिटी बिना रुके 1.5 पॉइंट्स बढ़ती रही और जल्द ही मेरी विटैलिटी 10 पॉइंट्स तक पहुंच गई। तभी सिस्टम ने सूचना दी, आपकी विटैलिटी पॉइंट्स वर्तमान सीमा तक पहुंच चुकी है। कृपया जल्द से जल्द सेकेंड इवोल्यूशन शुरू करें।
दूसरी इवोल्यूशन के लिए अभी एक इवोल्यूशन पॉइंट की कमी है और इवोल्यूशन पॉइंट्स केवल रेयर ऑब्जेक्ट्स डबोर करके मिलते हैं। यह सुनकर मैं फिर उलझन में पड़ गया कि मैं ऐसी रेयर चीज कहां से लाऊं। मेरी अभी की ताकत और आकार के साथ अगर मैं जंगल में किसी भी जीव से टकरा जाऊं तो वह मुझे तुरंत मार डालेगा। उल्टा कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही किसी और का इवोल्यूशन पॉइंट बन जाऊं। मैं इसी उलझन में था कि अचानक मैंने गुकिंगन को अपनी माँ से अलविदा कहते सुना। उसने कहा कि स्कूल से नोटिफिकेशन आया है कि आज रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी और पूरी क्लास को सिमुलेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर भाग लेना होगा, इसलिए वह रात के खाने के लिए इंतजार न करें। मेरी हैरानी की बात यह थी कि गुकिंगान ने मुझे उठाकर अपने बैकपैक में रख लिया। दरअसल वह जेड बीस्ट मास्टर के रूप में भाग लेने वाली थी, इसलिए उसे अपना फैमिलियर साथ ले जाना था। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग का मतलब था कि वहां एबनॉर्मल बीस्ट्स भी होंगे और यही मेरे सेकंड एवोल्यूशन का सबसे अच्छा मौका था। थोड़ी देर बाद बैकपैक की जिपर खुली और गूकिंगान अपनी क्लासरूम में पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक जोड़ी नरम हाथों ने मुझे धीरे से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और एक हल्की सी लड़की की खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। तभी एक लड़की की आवाज आई कि अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं और चाओबे कितना बड़ा हो गया है, इसकी स्केल्स कितनी स्मूथ हैं। ये लड़की संगसी थी, जो गुकिंगन की सबसे अच्छी दोस्त थी, और वह मुझे प्यार से सहला रही थी। मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी गुकिंगन ने भी अपना हाथ मुझ पर रखा और मुझे ऊपर नीचे सहलाते हुए कहा कि सच में ये थोड़ा जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी छोटा है। अगर इसे इस हालत में लड़ाई में ले जाया गया तो ये दूसरी बीस्ट्स के लिए एक कौर भी नहीं बनेगा। तभी अचानक दरवाजे से एक भारी गरज सुनाई दी और सबकी नजर उधर मुड़ गई। वहां एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का अंदर आ रहा था, जो एक क्रिम्सन बॉडी और आग जैसी अयाल वाले लायन को लीश में पकड़े हुए था। उस लड़के ने चारों तरफ देखा और हल्की हंसी हंसा। उसके पास का लायन भी इंजन जैसी आवाज में गरजा, जिससे पूरे कमरे का माहौल दबाव से भर गया और डर के मारे कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस लड़के हैंग च्यू के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी और वह सीधे गुकिंगन और संगसी की तरफ बढ़ गया। उसने कहा कि गुकिंगन, तुम मेरी स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में क्या सोचती हो? ये फायर सेक्ट का प्योर ब्लडेड वरोच लायन है, जिसे मेरे पिता ने ऑक्शन में 5 लाख खर्च करके खरीदा है। 5 लाख की बीस्ट, जो किसी के लिए तो 1,000 कॉइन्स की चीज भी खरीदना मुश्किल है। संगसी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा कि क्लासरूम में लायन लाना क्या जरूरी था? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि बाकी स्टूडेंट्स डर रहे हैं? और वैसे भी यह सिर्फ फर्स्ट रैंक सोल्जर बीस्ट है, इसमें इतना घमंड किस बात का? सनर्शी की बातों ने हेंग चू को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। उसने तिरस्कार भरी नजर से संगसी को देखा और फिर गोकिंगान की बाहों में पड़े वाइट स्केल स्नेक यानी मुझे घूरते हुए कहा कि तो यही तुम्हारी स्पिरिचुअल बीस्ट है। बुरा मत मानना, लेकिन एक बीस्ट मास्टर की पहली स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुमने इतनी लापरवाही से एक साधारण व्हाइट स्पिरिट स्नेक से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? अगर तुम्हें कोई ठीक बीस्ट नहीं मिल रही थी तो मुझसे कह देती। मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर स्पिरिचुअल बीस्ट दिलवा सकता था। लेकिन गुकिंगन ने बस सिर हिलाकर शांत स्वर में कहा, इसकी जरूरत नहीं। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गई। पीछे हैंग चू और उसका लायन वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह हैरान और चुप, और हम दोनों पहुंच गए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ पहुंच गए। क्लास टीचर ने जैसे ही अपने इंस्ट्रक्शंस खत्म किए, सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी पसंद के हथियार और प्रोटेक्शन गियर चुन लिए और फिर सब अंदर चले गए। पहली नजर में यह जगह बिल्कुल एक नॉर्मल जंगल जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, जो स्टूडेंट्स शुरुआत में साथ साथ चल रहे थे, वे धीरे धीरे अलग अलग फैलने लगे। संगसी, जो आमतौर पर किसी चीज से नहीं डरती थी, इस समय असामान्य रूप से शांत हो गई थी। एक हाथ से वह मुझे पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से गुकिंगन की बाह कसकर पकड़कर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही थी। शायद यह मेरा कोई खास टैलेंट था, क्योंकि यहां मैं सिर्फ स्मेल से ही लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में क्या मौजूद है उसका अंदाजा लगा सकता था। मुझे 3 ऐसी गंध महसूस हो रही थीं जिनसे मेरा खून तक ठंडा पड़ गया। इसका मतलब था कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन अभी हर तरफ खतरा भी नहीं फैला है। जब मैंने सिर घुमाकर देखा तो गुकिंगान की आंखों में लड़ने की चमक दिखाई दी, जिससे मुझे काफी भरोसा मिला। तभी
अचानक एक तेज सांप जैसी फुफकार ने सन्नाटा तोड़ दिया। मैं एक खास जगह को घूर रहा था। ये देखते ही गुकिंगान सबसे पहले रिएक्ट करने वाली थी। उसने अपनी कलाई झटकी और उसके पास रखा लंबा भाला तुरंत अटैक की पोजीशन में आ गया। भाले की नोक पास की झाड़ी की तरफ तान दी गई। अगले ही पल झाड़ी से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी काले शरीर वाली एक बड़ी मकड़ी बाहर कूदी और सीधे मेरी तरफ झपटी। उसी क्षण जब मेरा शरीर सख्त हो गया, तभी संगसी की तेज चीख मेरे कानों में गूंजी। लेकिन उसकी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि एक अलॉय स्पीयर हवा को चीरते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में तीखी सीटी जैसी आवाज निकली और अगले ही पल पीएसएसएसटी की आवाज के साथ वह विशाल मकड़ी, जो अभी एक पल पहले मुझे खाने वाली थी, सीधे गुकिंगान के भाले में आर पार हो गई। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था कि उसमें एक पल की भी झिझक नहीं थी। उसी समय मुझे सच में विश्वास हुआ कि गुकिंगन सच में किसी एम्प्रेस की रेइनकार्नेशन है, क्योंकि इतनी मजबूत मानसिकता किसी आम स्कूल गर्ल में नहीं हो सकती। मेरा शरीर थोड़ा हिला और मैं रेंगते हुए उस ब्लैक स्ट्राइप्ड पिग वुल्फ की लाश के पास पहुंच गया। मेरे इंस्टिंक्ट ने कहा कि यह क्रिएचर मुझे वही चीज दे सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे मुंह खोला और उसके सिर में काट लिया। स्वाद कुछ कुछ चिकन जैसा लग रहा था। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन आई। बधाई हो होस्ट को, आपने म्यूटेंट बीस्ट ब्लैक स्ट्राइप्ड पिग वुल्फ को डिवावर किया है। प्राप्त वाइटेलिटी पॉइंट्स 0, प्राप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स 0.14। यह देखकर मैं खुश हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं सच में एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं। अगर एक पैर से 0.1 पॉइंट मिल रहा है, तो अगर मैं सारे पैर खा लूं तो लेवल अप के लिए काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस फिर क्या था, मैंने एक एक करके उसकी 8 टांगें निगल ली। आखिर सिस्टम की नोटिफिकेशन बदल गई। बधाई हो, आप सेकंड इवोल्यूशन की कंडीशंस पूरी कर चुके हैं। इवोल्यूशन शुरू की जा रही है। अचानक मेरे शरीर के अंदर से एक भयानक गर्मी उठी और पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा खून उबलने लगा हो। मैं तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हूं, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर फटने वाला है। संगसी ने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी स्किन को छुईं, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। इतना गरम? चाओबे, तुम्हें क्या हो गया? कहीं तुम्हें जहर तो नहीं हो गया? लेकिन गुकिंगन ने भौहें सिकोड़ते हुए संगसी को दोबारा मुझे छूने से रोक दिया। उसने कहा, चाओबे ने सिर्फ टांगें खाई हैं, ये पॉइजनिंग नहीं हो सकती। शायद ये मोल्टिंग कर रहा है। सच में मेरा शरीर सिकुड़ने लगा था और तड़पते हुए मेरी ट्रांसलूसेंट स्केल्स एक एक करके झड़ने लगी। जितना मैं मरोड़ खाता, उतनी ही पुरानी स्नेक स्केल्स गिरती जाती। कुछ मिनट बाद मेरे पूरे शरीर में फैल रही जलन धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने राहत की लंबी सांस ली। सिस्टम की आवाज आई, प्यूरिफिकेशन कंप्लीट। बधाई हो होस्ट को सेकंड प्यूरिफिकेशन पूरी करने पर। भले ही मुझे काफी दर्द सहना पड़ा, लेकिन यह सब इसके लायक था। अब मेरी वाइटल एनर्जी लिमिट अनलॉक हो चुकी थी, मतलब मैं आगे भी प्यूरिफिकेशन जारी रख सकता हूँ। मैंने मन में सोचा कि परीक्षा सिर्फ 4 घंटे की है और मुझे किसी भी हालत में क्लास में पहला स्थान लेना है, क्योंकि इनाम में मिलने वाली वाइटल एनर्जी पिल मेरे और मेरे मास्टर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। हमारे बीच जो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके इफेक्ट्स अब धीरे धीरे दिखने लगे थे। मैं अब हल्के हल्के महसूस कर सकता था कि गुकिंगन के दिल में क्या चल रहा है, और जो स्मेल्स पहले थोड़ी धुंधली लगती थीं, अब मैं उनसे मॉन्स्टर्स की एग्जैक्ट पोजीशन तक पहचान सकता था। ये मेरी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का नया असर था, जिससे मेरी फिजिकल सेंसेस काफी बढ़ गई थीं। गुकिंगान और सुंगसी मेरे पीछे पीछे आ रही थीं और लड़ाइयां अब ज्यादा बार होने लगी थीं। इस ज्यादा घना न होने वाले जंगल में गुकिंगन लगातार लो लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स को बेरहमी से खत्म कर रही थी, जबकि सनकी पीछे खड़ी बस देख रही थी। मैंने एक ब्लैक फर और रेड आइज वाले रैबिट को डिवॉर करने के बाद अपने एवोल्यूशन पॉइंट से प्यूरिफिकेशन टेक्निक की डाइजेशन ब्रांच को अपग्रेड किया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और खा पाता, आसमान से अनाउंसमेंट हुई कि प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो चुका है। लगभग आधे घंटे बाद गुकिंगन मुझे लेकर रिसेप्शन सेंटर वापस आ गई। जैसे ही हांगचू ने उसे आते देखा, वह तुरंत उसके पास दौड़कर आया और बोला, गुकिंगन, मुझे 177 पॉइंट्स मिले हैं। बाकी सबका हाईएस्ट सिर्फ 45 पॉइंट्स है। कैसा लगा? इम्प्रेसिव है ना?
ये कहते समय उसकी आंखों में घमंड और उम्मीद साफ दिख रही थी। वह चाहता था कि गुकिंगन उसकी तारीफ करे, लेकिन गुकिंगान को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। 177 पॉइंट सुनकर उसने बस चुपचाप राहत की सांस ली, फिर ठंडी मुस्कान के साथ अपनी कॉम्बैट रिकॉर्डिंग जमा करने चली गई। तभी संगसी ने हैंगचू की तरफ आंखें घुमाकर कहा, तुम्हारे पिता ने इतनी हाई लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट खरीद कर दी और फिर भी इतना कम स्कोर? सच में इतनी शेखी बघारने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही हो सकती है। सुनांगसी की बात सुनते ही वांगचू का चेहरा तुरंत बदल गया और उसका ठंडा दिमाग जैसे एक पल में गायब हो गया। वह बोला, भले ही यह स्कोर मुझे मेरे पिता की मदद से मिला हो, लेकिन फिर भी यह पूरी क्लास का सबसे अच्छा स्कोर है। संगसी, सच में तुम ही हो जो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती हो। संगसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब यंग मास्टर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों ना एक बेट लगा लिया जाए। अगर तुम्हारा स्कोर सबसे ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें एक ब्लड रिफाइनिंग पिल और तुम्हारी स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए 2 मिक्स्ड ब्लड पिल्स दूंगी। ये सुनते ही वांगचू जोर से हंस पड़ा और बोला, जो स्टूडेंट्स अभी तक अपनी वीडियो सबमिट नहीं किए हैं उनमें सिर्फ तुम और गुकिंगन बचे हो। कुकिंगन का वाइट स्केल स्नेक तो साफ साफ बेकार है, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भले ही बुरी नहीं है, लेकिन तुम जैसी छोटी लड़की चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, क्या सच में मेरे विंटरफायर डिवोरिंग लायन से आगे निकल सकती हो? अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे विलियो अकाउंट देना होगा। वांगचू का चेहरा पूरा भरोसे से भरा हुआ था और उसके होठों पर फिर से वही घमंडी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल क्लास टीचर की आवाज गूंज उठी, गुकिंगान 234 पॉइंट्स। यह सुनते ही पूरी क्लास की नजर टीचर की तरफ चली गई। जो वांगचू एक पल पहले तक पूरा कॉन्फिडेंट था, उसकी मुस्कान तुरंत जमकर रह गई। सनशी हल्का सा हंसी और उसने अपना हाथ वांगचू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यंग मास्टर वांग, बेट तो बेट होती है। तुमने सबके सामने इसे एक्सेप्ट किया था, अब पीछे तो नहीं हटोगे ना? हांग वांग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह इंस्टिंक्टिवली प्रोटेस्ट करना चाहता था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पूरी क्लास की नजर उसी पर टिकी हुई थी। आखिर उसने गहरी सांस ली और बोला, चिंता मत करो, आखिर ये बस कुछ पिल्स ही तो हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो खुद की लगाई हुई बेट से मुकर जाए। ये कहकर वांगच्यू ने पिल्स निकाली और सीधे संगसी की तरफ उछाल दी। अब हम बराबर हैं। संगसी हंसते हुए बोली, मानना पड़ेगा यंग मास्टर वांग सच में क्लासी हैं। 4000 वैल्यू की पिल्स ऐसे फेंक दी जैसे कुछ भी नहीं। इसके बाद संगसी ने वाइटल एनर्जी पिल कुकिंगन के हाथ में रख दी और फिर उसका बैग खोलकर जिपर नीचे खींची। उसने मिक्स्ड ब्लड पिल को मेरे सामने हिलाते हुए कहा, चौबे, देखो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए क्या लाई है। मेरी सेंस ऑफ स्मेल पहले से ही बहुत तेज थी। जैसे ही बैग की जिपर खुली, एक ताजी और नशीली खुशबू मेरी नाक में भर गई। वह इतनी इरेजिस्टिबल थी कि मेरी सारी समझ जैसे गायब हो गई। बिना एक पल सोचे मैंने मुंह खोला और सोनैक्सी के हाथ में पकड़ी चमकदार लाल पिल को सीधा निगल गया। कुकिंगान ने तुरंत कहा, रुको, तुम्हारी वाइटल एनर्जी बहुत कम है, तुम मिक्स्ड ब्लड पिल नहीं खा सकते। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं उसे निगल चुका था। अगले ही पल मेरे शरीर में भयानक गर्मी और सूजन जैसा एहसास फैल गया। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, बधाई हो होस्ट को, आपने मिक्सड ब्लड पिल डिवोर की है। प्राप्त वाइटल एनर्जी 28 पॉइंट्स, प्राप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स 12। यह अचानक बढ़ी हुई एनर्जी मेरे शरीर को जैसे फाड़ने वाली थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो यह पिल की ताकत मुझे यहीं फाड़कर खत्म कर देगी। मैंने तुरंत सिस्टम में कमांड दी, प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स यूज करो, प्यूरिफिकेशन ट्री ब्रांच एक्टिवेट करो, डाइजेशन इंप्रूवमेंट एक्टिवेट। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, इम्प्यूरिटीज रिमूव्ड, डाइजेशन ब्रांच अपग्रेडेड। जैसे ही मेरी डाइजेशन लेवल 3 पर पहुंची, जो मेडिसिनल पावर अभी तक बेकाबू थी वह तुरंत कंट्रोल में आ गई। मुझे दर्द में तड़पता देखकर संगसी घबरा गई और बार बार माफी मांगने लगी, जबकि गुकिंगान थोड़ी दूर खड़ी हैरानी से यह सब देख रही थी। अभी एक पल पहले मैं भयानक दर्द में था, लेकिन 2-3 सेकंड बाद ही मेरा दर्द गायब हो गया और मैं उल्टा एक्साइटेड दिखने लगा। गुकिंगन के मन में विचार आया, इसने मिक्स्ड ब्लड पिल के इफेक्ट्स इतनी जल्दी अब्सॉर्ब कर ली। भले ही अपने पिछले जीवन में उसने बहुत कुछ देखा था, फिर भी इस समय वह सच में हैरान थी। ये वाइड स्केल स्नेक जिसे उसने बस यूं ही चुन लिया था, उतना सिंपल नहीं था जितना दिखता था।
ये इंटेलिजेंट था, इसकी भूख किसी राक्षस जैसी थी। ये पहले ही सेकंड म्यूटेशन झेल चुका था और इतनी कम वाइटल एनर्जी होने के बावजूद मिक्सड ब्लड पिल को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर गया। ये सोचकर गुकिंगन तुरंत मुड़ी और स्टाफ के एक मेंबर से कहा कि उसे कुछ लो लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स के लेफ्ट ओवर्स दे दिए जाए। उसने वे सब सनक्साई के स्टोरेज रिंग में भर दिए और फिर वे लोग वापस निकल पड़े। दूसरी तरफ मिक्स्ड ब्लड पिल के बचे हुए इफेक्ट्स ने मुझे लगभग 1 घंटे की गहरी नींद में डाल दिया। जब मैं जागा तो हम घर वापस आ चुके थे। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि गुकिंगन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके पांचों दिल के पॉइंट्स आसमान की तरफ खुले थे और वह स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फर्स्ट रैंक वॉरियर रियलम हासिल कर लिया। मैं सच में चौंक गया, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी बढ़ जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। पूरी क्लास अभी भी अप्रेंटिस लेवल पर अटकी हुई थी, लेकिन वह ऑलरेडी वॉरियर रेल्म में पहुंच चुकी थी। इसके मुकाबले मेरी अपनी वाइटल एनर्जी सिर्फ 29.7 तक पहुंची थी और थर्ड प्यूरिफिकेशन के लिए अभी भी 100 पॉइंट्स चाहिए थे। मुझे अभी और फार्मिंग करनी थी। ये सोचकर मैंने बिना झिझक कुकिंगन की तरफ मुंह खोल दिया। कुकिंगन ने पसीना पोंछते हुए कहा, फिर से भूख लग गई? उसने हल्का सा हाथ हिलाया और उसके स्टोरेज रिंग से मुट्ठी जितना एक दुबला मांस का टुकड़ा निकला, जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम भरा था। मेरी डाइजेशन लेवल 3 होने के बाद मेरी भूख बहुत बढ़ चुकी थी। वह आधा किलो जितना मांस मैंने एक ही बार में निकल लिया। सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, बधाई हो होस्ट को, आपने ट्रिलिटरल बीस्ट नी डवोर किया। प्राप्त वाइटैलिटी 2.7 पॉइंट्स। प्राप्त प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 0.6। 2.7 वाइटलिटी पॉइंट्स सच में कम नहीं थे, क्योंकि पहले पूरे दिन खाने पर भी इतना नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगा कि मेरा पेट अभी खाली है। मैंने फिर से अपनी भावना गुकिंगान तक पहुंचाई। वह थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराई और अपने स्टोरेज रिंग से पहले से भी बड़ा मांस का टुकड़ा निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने बिना झिझक उसे भी निगल लिया। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट को, आपने रॉक डैम टर्टल डिवोर की। प्राप्त वाइटलिटी 3.4 पॉइंट्स। प्राप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स 0.9। और तुरंत अगली नोटिफिकेशन आई, बधाई हो होस्ट, प्यूरिफिकेशन ट्री की एक नई इनएक्टिव ब्रांच अनलॉक हो गई है। रॉक आर्मर डिफेंस इवोल्यूशन ट्री की एक नई ब्रांच अनलॉक हो गई थी। यह अनएक्सपेक्टेड बदलाव देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि ऐसी एबिलिटी जो किसी क्रिटिकल मोमेंट पर मेरी जान बचा सकती थी, उस पर पॉइंट्स खर्च करने में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करने वाला था। मैंने तुरंत सिस्टम को कमांड दिया कि इवोल्यूशन पॉइंट्स रॉक आर्मर डिफेंस में एलोकेट कर दें। स्किल एक्टिवेट होते ही मुझे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, बस मेरी स्केल्स के नीचे हल्की सी झंझनाहट शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सरफेस पर एक हल्की एनर्जी लगातार घूम रही हो। अगर कोई अटैक मेरी स्केल्स की डिफेंस को तोड़ भी दे, तो उसे इस एनर्जी की रेजिस्टेंस से टकराना पड़ेगा। सिर्फ 10 दिनों में मेरा एट्रीब्यूट पैनल पूरी तरह बदल चुका था, और जिस स्पीड से मेरी वाइटलिटी बढ़ रही थी, कुछ ही दिनों में मेरी वाइटलिटी थर्ड एवोल्यूशन के थ्रेशोल्ड तक पहुंचने वाली थी। इसी दौरान कुकिंगन को WS फर्स्ट रैंक मेडल मिल गया, लेकिन खुश होने के बजाय वह थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि भले ही फर्स्ट रैंक वॉरियर को अलायंस से हर महीने 1000 क्रेडिट्स और एक वाइटैलिटी पिल मिलती है, लेकिन मेरी वाइटैलिटी की ग्रोथ बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं 3 दिन से ज्यादा बिना खाए नहीं रह सकता, इसलिए मुझे विटैलिटी पिल चाहिए। लेकिन यह सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। असली तरीका है वेस्टलैंड में जाकर हंट करना। उसने धीरे से कहा कि उसे माफ कर दूं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए पैसा कमाने का यही तरीका है। ये वेस्टलैंड वही इलाके थे जो कैटेक्लिज्म के बाद म्यूटेंट बीस्ट से भर गए थे। कुछ लोगों ने वहां से बहुत बड़ी दौलत कमाई थी, लेकिन जहां बड़ा फायदा होता है, वहां बड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि अक्सर यही सुनने को मिलता था कि कई वॉरियर्स वहीं मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। गुकिंगन ने मुझे देखते हुए बुदबुदाया कि अगर मैं बीस्ट वॉरियर रैंक तक पहुंच जाऊं तो वह बीस्ट मास्टर एग्जाम दे सकेगा और हर महीने एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। उसके बाद मैंने 3 दिन तक दिन में 3 बार ऐसे खाया जैसे कोई राक्षस खा रहा हो। आखिर मेरी विटैलिटी फिर से मैक्सिमम तक पहुंच गई।
सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, डिवोर्स सक्सेसफुल, विटैलिटी गेन 2.4, प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 0, थर्ड प्यूरिफिकेशन कंडीशंस फुलफिल्ड, प्यूरिफिकेशन स्टार्टिंग इमीडिएटली। इस बार बर्निंग सेंसेशन पहले से भी ज्यादा भयानक थी। मेरी जो स्केल्स पहले पूरी तरह सफेद थीं, उन पर जैसे जलने के निशान की तरह लाल मार्क्स उभरने लगे। मेरी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। जैसे ही मैं बेहोश होने वाला था, गुकिंगान ने मेरी हालत में गड़बड़ी देख ली। वह हैरान होकर बोला, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे संभव है? अपने पिछले जीवन में इंपीरियल रियलम तक पहुंचने के बावजूद उसने बहुत कम म्यूटेंट बीस्ट्स देखी थीं जो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पूरी कर सके, और वे सब बिना एक्सेप्शन इंपीरियल रैंक की होती थी। फिर भी अंदर से हैरान होने के बावजूद गुकिंगन शांत रहा। उसने बस हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक हाइब्रिड ब्लड पिल प्रकट हो गई। मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और उसने सीधे वह मिक्स्ड ब्लड पिल मेरे मुंह में डाल दी। जैसे ही पिल अंदर गई, मेरे फ्लैश और ब्लड के फटने जैसा एहसास फिर से शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बर्निंग सेंसेशन धीरे धीरे कम होने लगी और दर्द उस लेवल पर आ गया जिसे मैं सह सकता था। कुछ मिनट बाद सिस्टम की आवाज फिर आई, बधाई हो होस्ट को, आपने मिक्स्ड ब्लड पिल डिवावर की, प्राप्त फ्लैश ब्लड वैल्यू 20 ईयर्स, प्राप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स 8। बधाई हो होस्ट को थर्ड एवोल्यूशन पूरी करने पर। जब गुकिंगान ने अपने सामने 2 मीटर लंबा सफेद सांप देखा जिसकी आंखें बेहद तेज थीं, तो उसके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी साफ दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, इतनी जल्दी इवॉल्व हो गया, तुम्हारी ग्रोथ स्पीड तो मेरी भी बराबरी कर रही है। उस पल गुकिंगन के मन में अजीब सी भावनाएं उठ रही थीं। पिछले जीवन में उसने 20 साल बीस्ट मास्टर पाथ पर लगाए थे और आखिर में असफल हो गया था। इस बार उसने शुरुआत से ही फ्लैश ब्लड मार्शल पाथ चुना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूं ही चुना हुआ ये वाइट स्केल स्नेक उसे इतनी बड़ी सरप्राइज देगा। एक पल के लिए उसके मन में फिर से बीस्ट मास्टर पाथ अपनाने का विचार आया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर उसे दबा दिया। वह कड़वी हंसी हंसते हुए बोला कि फ्लैश ब्लड मार्शल पाथ पर ध्यान देने से मार्शल एम्परर बनना संभव है, लेकिन करोड़ों स्पिरिचुअल बीस्ट्स में से जो बीस्ट गॉड लेवल तक पहुंच सकें, वे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। व्हाइट स्केल स्नेक की ब्लड लाइन का पोटेंशियल आखिरकार सीमित ही है, लेकिन अगर इसे सोल्जर रैंक बीस्ट बना दिया जाए तो वह बीस्ट मास्टर एग्जाम पास करने के लिए काफी होगा। गुकिंगन के दिमाग में कई विचार घूमने लगे और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने फैसला किया कि वह फ्लैश ब्लड मार्शल पाथ और बीस्ट मास्टर पाथ दोनों को साथ साथ सीखेगा। रजिस्ट्रेशन और तैयारी खत्म होने के बाद एक स्टाफ मेंबर के साथ हम दोनों ट्रेनिंग फॉरेस्ट की तरफ गए। जैसे ही मैं जंगल के अंदर गया, हवा की स्मेल तुरंत बदल गई। अलग अलग दिशाओं से आती हॉस्टिल ऑनरस और बीस्ट्स की गंध मेरी सेंसेस पर हमला करने लगी और एक अजीब सी दबाव की फीलिंग पैदा हो गई। गुकिंगन ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, श्याओबे, बस कोशिश करना, खुद को मजबूर मत करना। उसे अपने पिछले जीवन का प्री सिलेक्शन एग्जाम याद आ गया जो उसने 4 बार दिया था, और यहां छोड़ी गई सारी स्ट्रेंज बीस्ट्स भी वेस्टलैंड से लाई गई थीं। मैं तुरंत चारों तरफ स्मेल लेकर सबसे कमजोर टारगेट की दिशा में तेजी से बढ़ा और एक नीची झाड़ी वाले इलाके तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पहचानने की कोशिश की, एक तेज तीखी बदबू मेरी नाक में घुस गई। अगले ही पल एक स्कॉर्पियन की पूंछ बिजली की तरह सीधे मेरे सिर की तरफ आई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मुझे रिएक्ट करने का मुश्किल से समय मिला। मैं बस इंस्टिंक्ट से सिकुड़ गया और उसका स्टिंगर बाल बाल बचाकर निकल गया। तब मैंने आखिर अपने ओपोनेंट को साफ देखा। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा जेट ब्लैक क्रीचर, आगे 2 विशाल पिंसर्स और पीछे ऊपर उठी हुई चमकदार लाल डंक वाली पूंछ, और मैं तुरंत समझ गया ये एक वेनमस स्कॉर्पियन किंग है। ये क्रीचर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसकी डिफेंस बेहद मजबूत थी और इसका पॉइजन अटैक बहुत ही खतरनाक था। अगर इसकी पूंछ का डंक एक बार भी लग जाए तो या तो तुरंत मौत हो सकती थी या फिर हमेशा के लिए अपाहिज होना तय था। पास ही खड़ा एग्जाम सुपरवाइजर जब मुझे और उस स्कॉर्पियन को आमने सामने देख रहा था, तो उसने तुरंत गुकिंगान को सलाह दी कि वह मुझे वापस बुला ले और किसी दूसरे ओपोनेंट को चुन ले। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि इस स्कॉर्पियन का अटैक भले ही बहुत ताकतवर हो, मगर इसकी एचपी बहुत कम है। अगर मैं दूसरा ओपोनेंट चुनता तो शायद वह इससे भी ज्यादा मुश्किल होता।
इसके अलावा ये काफ़ी स्लो भी था। इसकी हर स्टिंग अटैक से पहले थोड़ी चार्ज टाइम लगती थी। थोड़ी देर की भिड़ंत में ही मैं उसकी कमज़ोरी समझ चुका था। अचानक मैंने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी और अपना बड़ा शरीर आगे फेंक दिया, सीधा डूदी दवंग की तरफ। ये देखकर डूदी दवंग ने फिर से अपनी पूंछ का डंक मेरी तरफ चलाया। इस बार मैं पूरी तरह अलर्ट था। मैंने एक तेज झटके से उस स्टिंग को बाल बाल बचा लिया। उसी समय मेरी स्पीड अचानक बढ़ गई और मैंने मुंह पूरा खोल दिया, जैसे उसे एक ही बार में निगल जाऊंगा। दुधी दवांग ने देखा कि उसका स्टिंग फेल हो गया है, तो उसने तुरंत अपनी दोनों बड़ी पिंसस से हमला करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल मेरी स्नेक टेल कोड़े की तरह उसके शरीर के साइड में जोर से पड़ी। वह पूरी तरह चौंक गया और उसका शरीर सीधा उलट गया। वह पलटकर फिर से हमला करना चाहता था, मगर तब तक मैं बिजली की तरह उसके चारों तरफ लिपट चुका था। मेरी 120 से ज्यादा विटैलिटी पॉइंट्स की ताकत लगातार दबाव डाल रही थी। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा और उसके कवच से कड़कने और टूटने की आवाज आने लगी। पूरी लड़ाई शुरू से खत्म होने तक मुश्किल से 30 सेकंड चली। इतनी तेज लड़ाई देखकर स्टाफ मेंबर भी हैरान रह गया और बोला, तुम्हारा यह वाइट स्केल स्नेक ये तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट लगता है। जब मुझे यकीन हो गया कि डूदी दवांग मर चुका है, तो मैंने मुंह खोलकर उसकी एक बड़ी पिंसर निगल ली। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट को, आपने सोल्जर रैंक बीस्ट डूदी दवांग डिवावर किया। प्राप्त वाइटलिटी 5.4 पॉइंट्स। प्राप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स 1। नई स्किल ब्रांच अनलॉक, पॉइजन प्यूरिफिकेशन। तब मुझे समझ आया कि पॉइजन भी काम का है, क्योंकि अगर स्पेशल एट्रीब्यूट वाले क्रिएचर्स को डवोर किया जाए तो प्यूरिफिकेशन ट्री की नई ब्रांचेस अनलॉक हो सकती है। पूरी लड़ाई मैंने अकेले लड़ी थी। शुरू से अंत तक गुकिंगन ने दखल नहीं दिया, इसलिए इवैल्यूएशन अपने आप पास हो गया। जब मैंने डूदी दवांग का बाकी शरीर भी खा लिया, तब कुकिंगान को बिना किसी परेशानी के जूनियर बीस्ट टमर सर्टिफिकेट मिल गया। स्टाफ मेंबर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर उसने कुकिंगान से पूछा, क्या यह व्हाइट स्पिरिट स्नेक बेचने के लिए है? मैं इसके लिए 50,000 युएन देने को तैयार हूं। यह रकम सुनकर मैं अंदर ही अंदर दंग रह गया। मैंने सोचा, वाह, मेरी कीमत इतनी हो गई। कभी मेरी कीमत सिर्फ 9 युआन 99 थी और साथ में एक बड़ा पैकेट स्नैक्स भी फ्री मिलता था। सिर्फ 2 हफ्तों में मेरी वैल्यू 5,000 गुना बढ़ गई। लेकिन गुकिंगन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने बस सिर हिलाकर मना कर दिया। स्टाफ मेंबर ने फिर भी इंसिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन गुकिंगान ने मुझे इशारा किया, चौबे, चलो घर चलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि 50,000 युआन की ऑफर के सामने भी उसने एक पल के लिए नहीं सोचा, जैसे उसने मेरे दिल की बात महसूस कर ली हो। गुकिंगान मेरी तरफ मुड़ी और बोली, भले ही 50,000 बहुत बड़ी रकम है, इससे मेरी कल्टीवेशन के काफी खर्च निकल सकते हैं, लेकिन तुम मेरे स्पिरिचुअल कंपेनियन हो और मैं अपने बैटल पार्टनर को कभी बिट्रे नहीं करती। उसके बाद के दिन लगातार ट्रेनिंग और ब्रेक थ्रूज से भरे रहे। 20 टेमर बनने के बाद गुकिंगन की कल्टीवेशन के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे, और जो सप्लाईज उसे मिल रही थीं वे अब उसकी जरूरतों के लिए काफी नहीं थी। आखिर 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसने फैसला किया कि वह मुझे लेकर वेस्टलैंड जाएगी। उस समय तक मेरी वाइटैलिटी 500 से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। जरूरी हथियार और प्रोटेक्शन तैयार करने के बाद गुकिंगन ने मुझे अपने स्पिरिचुअल पाउच में रखा। अपने पेरेंट्स से विदा लेकर वह वेस्टलैंड जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। हमारी डेस्टिनेशन थी सिटी नंबर 72। वहां हाल ही में बड़े पैमाने पर बीस्ट पर्स यानी क्लीन अप ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वहां हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स का खतरा कम था और हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए वह जगह सबसे सुरक्षित थी। लेकिन वेस्टलैंड में सबसे बड़ा खतरा शायद म्यूटेंट बीस्ट्स नहीं बल्कि इंसान होते हैं। मर्डर, रॉबरी, पर्सनल रिवेंज। वहां अगर कोई मर जाए तो बस ये कह दिया जाता है कि वह बीस्ट का शिकार हो गया और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता। एंट्री रजिस्टर करने के बाद कुकिंगन धीरे धीरे सिटी डब्ल्यू के बाहर फैले मैदान में आगे बढ़ गई। जब शहर की परछाई पीछे धुंधली हो गई, तब उसने मुझे फॉरेस्ट एज पर बाहर निकाला और कहा, हमारी एक्टिविटी रेंज शहर से 100 किलोमीटर के अंदर ही रहेगी। अब तुम्हारी बारी है। मैंने बस एक गहरी सांस ली और हवा में तैरती हल्की गंध को तुरंत पकड़ लिया। थोड़ी देर सोचकर मैं आगे बढ़ गया और गुकिंगन मेरे पीछे पीछे आने लगी। हम मुश्किल से 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि हमारे सामने 1.5 मीटर से भी बड़ा एक विशाल छिपकली जैसा मॉन्स्टर आ गया।
गुकिंगान ने कहा कि यह टिएगियक्स है, एक फर्स्ट रैंक सोल्जर बीस्ट जिसकी लाइफ लगभग 300 एचपी है और जिसकी स्केल्स से रैंक 1 डिफेंसिव इक्विपमेंट बनाया जा सकता है, जिसकी कीमत करीब 2000 होती है। उसकी बात खत्म होते ही गुकिंगन अपनी लॉन्ग स्पीयर लेकर उसके साइड से अटैक करने दौड़ पड़ी। मैंने लगातार फुफकारते हुए उस टीगियोक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही गुकिंगन उससे 10 मीटर के अंदर पहुंची, मैंने अचानक जोर से आगे झपट्टा मारा ताकि उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाए। उसी पल गुकिंगान के हाथ की अलॉय स्पीयर चमकी और उसकी नोक बिजली की तरह टिएगियोक्स के शरीर के सबसे कमजोर हिस्से, उसकी फ्रंट लेग जॉइंट में घुस गई। दर्द से चीखते हुए टिएगियोक्स पागल हो गया और बेतहाशा पलटवार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ने के बाद उसका भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लगभग 10 सेकंड बाद उसमें जरा भी जान बाकी नहीं रही। जेब में 2000 अलायंस कॉइन्स लेकर उसने जूची के टिएगी की खोल को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर वह मुड़ी और उसी दिशा में आगे बढ़ती रही। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हमें 1400 अलायंस क्रेडिट्स की कीमत वाली एक जूलियन दाओतंग और 3200 अलायंस क्रेडिट्स के बीजे वुगोंग मिल गए और इसी तरह पूरी सुबह बीत गई। मैंने कुल मिलाकर 6660 क्रेडिट्स के फर्स्ट हैंड मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए थे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आज मैं 10,000 क्रेडिट से भी ज्यादा के मटेरियल्स बेच पाऊंगा। यह सोचते ही आमतौर पर शांत रहने वाला बकनगन हल्का सा मुस्कुरा दिया। आज सब कुछ इतना अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास अजीब बीस्ट्स की ताकत और उनकी दिशा का अंदाजा लगाने की क्षमता थी। लेकिन इसके बावजूद सूरज ढलने से पहले हमें हर हाल में डब्ल्यू सिटी वापस लौटना होगा, क्योंकि रात में स्ट्रेंज बीस्ट्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। आखिरी टुकड़ा बेयन पैंथर का मांस निगलने के बाद सिस्टम फिर से चमक उठा और दिखाया, बधाई हो, आपने बीस्ट सोल्जर और बेयन पैंथर को खाकर 6.2 वाइटैलिटी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं और आपको 1.3 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद मैंने अपने स्टेटिस्टिक्स में पॉइंट्स जोड़ने शुरू किए। कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद मेरा स्टैट पैनल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो एनर्जी का जाल मेरी स्केल्स के नीचे बह रहा था, वह अब और भी ज्यादा साफ और घना दिखाई देने लगा था। अब मेरे ही लेवल की स्ट्रेंज बीस्ट्स के लिए मुझे गंभीर नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। लेवल 2 पॉइजन तो और भी खतरनाक था। यह दुश्मन की ताकत के हिसाब से उसे पॉइजन स्टेट में डाल देता है और उसके लाइफ पॉइंट्स लगातार घटने लगते हैं, यानी यह डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर करता है। अगर मैं किसी बीस्ट गॉड को भी काट लूं तो उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। हालांकि कितने शहर बर्बाद होंगे और क्या उसके बाद मैं खुद मारा जाऊंगा या नहीं, यह अलग सवाल था। हमने कोई आराम नहीं किया और दोपहर में भी शिकार जारी रखा, लेकिन इस बार सुबह जितनी किस्मत नहीं रही। पूरे दोपहर में हमें सिर्फ एक टिएगक्सी मिला और उसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब देखा कि सूरज डूबने वाला है तो हमें मजबूर होकर डब्ल्यू सिटी लौटना पड़ा। दिन भर के स्ट्रेंज बीस्ट्स के मटेरियल्स बेचने के बाद हमें बदले में 8400 अलायंस क्रेडिट्स मिले। कुकिंगान ने 3 ब्लड मैरो पिल्स और 2 मिक्स्ड ब्लड पिल्स खरीदी और होटल की रात का किराया देने के बाद दिन भर की सारी कमाई लगभग खत्म हो गई। पूरे दिन की मेहनत का पैसा सिर्फ 10 मिनट में उड़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने वे दोनों पिल्स निगली, मुझे कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि मैं गहरी नींद सो गया। अगले 7 दिन भी बिल्कुल ऐसे ही गुजरे। हर दिन वही रूटीन दोहराया जाता था। सुबह हम शहर से निकलकर शिकार करने जाते और शाम को डिनर सिटी वापस आ जाते। लगभग हर दिन हमें 8000 से 10,000 अलायंस क्रेडिट्स मिल जाते थे। गुकिंगान पहले ही 20 से ज्यादा क्यूआई और ब्लड पिल्स जमा कर चुका था, जो 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए काफी थी। मार्शल आर्ट्स एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर थी। बस कुछ और दिन इन डेसोलेट लैंड्स में रहूंगा, फिर वापस जाकर एग्जाम की तैयारी करूंगा। गुकिंगन मांस भूनते हुए सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल मैं अचानक सीधा खड़ा हो गया और बगल की दिशा में देखने लगा। मेरी आमतौर पर डीली सी नजर अब पूरी तरह सतर्क हो गई थी। गिंगन ने भी मेरी नजर का पीछा किया और दूर से एक व्हीकल को हमारी तरफ तेजी से आते देखा। अचानक तेज ब्रेक की आवाजें हुई और काले रंग का 4x4 धूल का बादल उड़ाता हुआ हमारे ठीक सामने रुक गया। कार से 5 आदमी उतरे, जिनके बाल सुनहरे रंगे हुए थे और शरीर टैटू से भरे हुए थे। उनका नेता सफेद बनियान और ट्राउजर पहने था और हाथ में एक लंबी पतली टैंग तलवार पकड़े था।
उन पांचों के शरीर से उठती खई और ब्लड की ताकतवर लहरें साफ बता रही थीं कि उनका इरादा अच्छा नहीं है। नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो छोटी लड़की, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? ऊपर से तुम्हारे साथ एक वाइट स्केल स्नेक भी है। तुम्हें पता नहीं ये डेसोलेट लैंड्स हैं, यहां बहुत खतरा है। सुनहरे बालों वाला युवक गूकिंगान को सिर से पैर तक घूरने लगा और उसके होठों पर एक ताना मारती मुस्कान उभर आई। अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा करे तो कैसा रहेगा? यह सुनकर गुकिंगन के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई देने लगी और उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे परिवार के एक बड़े सदस्य को समस्या हो गई है। मैं बस शहर में सामान लेने गया हूं और अभी लौट आऊंगा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनहरे बालों वाला युवक हंस पड़ा। इतनी सुंदर लड़की और इतनी अच्छी झूठी कहानी। अगर सच में शहर सामान लेने गए हो तो इतनी सुबह क्यों? और तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया ताकि तुम लोगों से झूठ बोल सको। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और दूर से गुकिंगन की ओर इशारा किया। झूठ बोलने की सजा के तौर पर अपना स्टोरेज रिंग हमें दे दो। गुकिंगान ने भौहें चढ़ा लीं और उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क हो गया। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक बेहद ताकतवर ब्लड और वाइटैलिटी की औंदरा हम पर पहाड़ की तरह टूट पड़ी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरा शरीर किसी विशाल पहाड़ के नीचे दब गया हो और मेरे हर मूवमेंट बेहद धीमे हो गए हों। वह नेता ठंडे स्वर में बोला, मेरी सलाह मानो छोटी लड़की। शांति से अपना स्टोरेज रिंग हमें दे दो। तुम्हारे बड़े भाइयों को सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारी जान नहीं। पिछले कुछ दिनों की कमाई ना बहुत ज्यादा थी ना कम, और सारे अलायंस कॉइन्स गुकिंगान पहले ही वाइटैलिटी पिल्स में बदल चुका था। अगर अभी स्टोरेज रिंग दे दिया तो इन दिनों की सारी मेहनत बेकार हो जाती, जो गुकिंगन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब उसने देखा कि गुकिंगन हिल भी नहीं रहा, तो सुनहरे बालों वाले नेता ने अपने साथी को इशारा किया। उसने तलवार निकालकर सीधे मेरे ऊपर रख दी। वह हंसते हुए बोला, मुझे खून देखना पसंद है, लेकिन इतनी सुंदर लड़की को चोट पहुंचाने का दिल नहीं करता, इसलिए पहले तुम्हारी स्पिरिट बीस्ट से शुरू करता हूं। इस खतरनाक पल में मैंने जल्दी से अपना इंटरफेस खोला और यानजांग डिफेंस को लेवल 3 तक बढ़ा दिया। लेवल 3 यानजांग डिफेंस शायद मुझे थोड़ी देर और टिकने में मदद कर सकता था, लेकिन सामने की ताकत इतनी दबाव वाली थी कि इसका भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था। 3 तक गिनती खत्म होने पर उस गिरोह का नेता घमंड से सिर उठाकर मुस्कुराया। मेरे ऊपर रखी लंबी तलवार अचानक ऊपर उठी और अगले ही पल तेजी से नीचे वार करने के लिए गिर पड़ी। बिल्कुल नहीं, सबसे नाजुक पल में आखिरकार गुकिंगान को झुकना पड़ा। सामने 5 लोग थे और साफ था कि वे किसी भी हालत में उसका स्टोरेज रिंग छीनना चाहते थे। भले ही वे मुझे मार डालते, फिर भी वे गिंगन के हाथ में पहना हुआ वह रिंग छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसी स्थिति में बेकार की जिद करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए गुकिंगन ने अपने हाथ से स्टोरेज रिंग उतारा और उनकी तरफ फेंक दिया। देखा, जब चाहो तब समझदार बन सकती हो। गिरोह का सुनहरे बालों वाला नेता विजयी मुस्कान के साथ रिंग पकड़कर उसे देखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने फिर से गुकिंगन की ओर देखा। छोटी लड़की, मेरा मजाक मत उड़ाओ। इसके अंदर सिर्फ 20 विटालिटी पिल्स हैं। क्या तुम हमें भिखारी समझती हो? गुकिंगन के लिए 20 विटालिटी पिल्स पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इन उजाड़ इलाकों में सालों से लड़ते जीते रहने वाले इन लोगों के लिए यह साफ तौर पर बहुत कम था। वह हंसते हुए बोला, हम 5 भाई हैं। तुम्हारी इन 20 पिल्स को बांटेंगे तो हर किसी के हिस्से में क्या आएगा? चलो जल्दी से बाकी सब भी दे दो। गुकिंगन घबरा गई और समझाने लगी कि वह अभी अभी इन डेजोलेट लैंड्स में आई है और उसके पास बस यही सब है। लेकिन सुनहरे बालों वाला आदमी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? जिसके पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला व्हाइट स्पिरिट स्नेक जैसा स्पिरिट बीस्ट हो, उसके पास सिर्फ 20 वाइटैलिटी पिल्स होंगी? उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम खुद से सब कुछ नहीं देना चाहती तो मुझे खुद ही तलाशी लेनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपना लंबा सेबर फिर से म्यान में डाल लिया और उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान उभर आई। चौबे, उसी पल गुकिंगान का तना हुआ माथा अचानक ढीला पड़ गया। अगले ही क्षण उसने जमीन में गड़ी लंबी भाला को जोरदार लात मारी और वह हवा में उछलकर सीधे मेरे हाथ में आ गई।
उसी समय मैंने अपना सांप जैसा मुंह खोला और तेजी से मेरे पास खड़े आदमी की टखने पर काटने के लिए झपटा। लेकिन जाहिर था कि दुश्मन पहले से ही हम दोनों से सतर्क था। मेरा अचानक किया हमला तुरंत बचा लिया गया और एक लंबी अलॉय ब्लेड सीधे मेरे सिर पर गिरने लगी। सच कहूं तो मुझे भरोसा नहीं था कि मेरी लेवल 3 डिफेंस उस वॉर को सह पाएगी, इसलिए मेरे पास पीछे हटने और दूसरा मौका ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर गुकिंगान को भी भारी झटका लगा। उसने सोचा था कि पहले नेता पर हमला करके दुश्मन को अस्थिर कर देगी, लेकिन उसकी तकनीक चाहे कितनी भी निपुण क्यों न हो, उस जबरदस्त ताकत के सामने सब बेकार था। कुछ ही वारों के बाद उसे भी पीछे हटकर मेरे पास आना पड़ा। सुनहरे बालों वाला आदमी हंस पड़ा। वाह, छोटी लड़की का तो बड़ा तेज स्वभाव है, लेकिन मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। जितनी ज्यादा नखरे वाली हों उतना मजा आता है। तुम लोग जाओ और उस स्नेक को मार दो। इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो। बाद में तुम लोग लाइन लगाना। वह घटिया हंसी के साथ बोला। जब पेट भर खा पी लेंगे और मजे कर लेंगे, तब उस गैदरिंग का काम भी निपटा देंगे। उसके मुंह से निकलती गंदी बातें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन गुकिंगान ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने हल्का सा सिर झुकाकर च्याओलू की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इनका निशाना मैं हूं। थोड़ी देर में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन पांचों को रोक कर रख सकूं। तुम जितना दूर भाग सकते हो भाग जाना। मेरे मरने के बाद मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप खत्म हो जाएगी और उस समय तुम आजाद हो जाओगे। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गया। बहन, क्या यह ऐसी बातें कहने का समय था? मुझे नहीं पता था कि गुकिंगन कितनी देर टिक पाएगी, लेकिन एक बात पक्की थी, जैसे ही यह गिरोह उसे मार देगा, मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं रहेगा, चाहे मेरे पास पंख ही क्यों ना हो। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना आखिरी दम तक लड़ लिया जाए। अगर मैं एक को भी अपने साथ कब्र में ले गया तो बराबरी हो जाएगी, और अगर दो को ले गया तो पूरा फायदा ही फायदा है। मैंने उन चारों आदमियों पर नजर दौड़ाई और लगातार स्थिति का विश्लेषण करता रहा। वे धीरे धीरे करीब आ रहे थे और लड़ाई किसी भी पल शुरू हो सकती थी। लेकिन ठीक उसी समय दूर से एक और गाड़ी दिखाई दी। ये सब झमेले वाले लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सिर्फ 30 सेकंड में नया चार बाय चार आकर सबके सामने रुक गया। धीरे धीरे पैसेंजर साइड की खिड़की नीचे हुई और अंदर से एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, जो किगन से बस 1-2 साल बड़ी होगी। बस एक नजर ने ही मुझे भारी दबाव महसूस करा दिया। एक थर्ड रैंक मार्शल आर्टिस्ट। पांचों सुनहरे बालों वाले लोगों के चेहरे अचानक सख्त हो गए। यह तो सिर्फ एक बीस्ट जनरल का मामला था, ये औरत यहां कैसे आ गई? उनमें से एक बोला, छोड़ो, निकलते हैं यहां से। जल्दी टारगेट की तरफ बढ़ो, नहीं तो कोई और पहले पहुंच जाएगा। साफ था कि उस लड़की के अचानक आने से उनके सारे प्लान खराब हो गए थे। जब मैंने देखा कि वे पांचों जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन गुकिंगन ऐसा नहीं सोच रही थी। उसने आवाज लगाई, लॉर्ड जैन, 1 सेकंड रुकिए। जो 4x4 अभी चलने वाला था वह अचानक रुक गया। पैसेंजर डोर खुला और काले टाइट सूट में एक लड़की नीचे उतरी, जिसकी कमर पर 2 छोटी डैगर्स बंधी हुई थीं। उसके साथ सिल्वर आर्मर पहने एक आदमी भी उतरा, जिसके छोटे बाल, मजबूत शरीर, चौकोर चेहरा और सख्त भाव थे, जिनमें कोई भावना दिखाई नहीं दे रही थी। वह महिला कुछ नहीं बोली, बस उसकी नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी और आखिर में गुकिंगान पर रुक गई। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम मुझे जानती हो? उसके चारों तरफ एक खामोश लेकिन डरावना दबाव फैला हुआ था। न सिर्फ वह एक थर्ड रैंक मार्शल आर्टिस्ट थी, बल्कि उसकी ची और ब्लड की लहरें हम सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थीं। गुकिंगन ने जल्दी से अपना परिचय दिया। मैं च्वीमू प्रिपरेटोरी एकेडमी के प्रोफेसर गुसलन की बेटी हूं। मैंने आपको और लॉर्ड जाओ को चिमू कैंपस में पहले देखा है। मैं भीतर ही भीतर हैरान था। कुकिंगान, तुम्हारे माता पिता तो आम लोग होने चाहिए। इस वाक्य में तुम्हारे पिता के नाम के अलावा एक भी बात सच नहीं है, लेकिन सामने खड़े दोनों लोगों को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। जान नाम की महिला ने सोचते हुए सिर हिलाया और बोली, तो तुम हमारी जूनियर हो। यह सुनकर मैं लगभग हंस ही पड़ा। इतना साफ झूठ जिसमें कई खामियां थीं, फिर भी उस औरत ने उसे मान लिया, और यहां तक कि वे पांचों रंगे बालों वाले गुंडे भी इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर बैठे। आखिर च्वीमू एकेडमी के प्रोफेसर की बेटी को खुले मैदान में अपमानित करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर उस बूढ़े को पता चल जाता तो वह शायद हमें लगातार शिकार करवाता।
ये सोचकर उन पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे लोग धीरे धीरे चुपके से अपने 4x4 की तरफ पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी यह चाल वहां मौजूद लोगों की नजर से बच नहीं पाई। मेरे पिता अक्सर मुझे मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सीनियर जोलंग और जानलान के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि वे हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते हैं और अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करते। तभी गुकिंगन ने ऊंची आवाज में कहा, इन 5 लोगों ने मेरा स्टोरेज रिंग छीन लिया है। मैं हमारी एकेडमी के नाम पर आप दोनों से विनती करती हूं कि मेरी मदद करके मेरा सामान वापस दिला दें। ये सुनते ही पांचों आदमी तुरंत चौकन्ने हो गए और सफाई देने लगे कि बकंगान ने रिंग उन्हें खुद दिया था। उसने खुद हमें दिया है, हमने कुछ नहीं छीना, जानलान ने ठंडे स्वर में कहा। जो तुमने हमारी जूनियर से लिया है उसे तुरंत वापस करो। वे लोग फिर बोले, हमने कुछ नहीं लिया, हम क्या लौट आए? हमेशा च्युइमू के स्टूडेंट्स ही आखिरी बात कहते हैं। क्या तुम किसी भी बहाने से हमें लूट सकते हो? सुनहरे बालों वाला नेता अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जानलान ने अपने खंजर की मूठ पर हाथ रख दिया और सख्त आवाज में बोली, च्युइमू के स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह नीच नहीं होते और हम किसी से अपमान सहन नहीं करते। अगर तुम वापस नहीं करना चाहते तो देखते हैं कि तुम उस रिंग को संभाल भी पाते हो या नहीं। ये सुनते ही पांचों लोग तुरंत डिफेंसिव हो गए। उनका नेता बोला, जानलन, हद मत पार करो। ज्यादा से ज्यादा लड़ाई होगी और उसमें तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा। सोच लो, एक साधारण स्टोरेज रिंग के लिए क्या सच में इतना बड़ा जोखिम उठाना जरूरी है? लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही जनलान ने अपनी दोनों डैगर्स निकाल ली और उसके बगल में खड़े जौलांग ने भी तेजी से एक बेहद कीमती एलॉय सेबर निकाल लिया। जब उन्होंने देखा कि सामने वाले सच में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सुनहरे बालों वाला आदमी 2 सेकंड तक चुप रहा। फिर गुस्से में उसने स्टोरेज रिंग गुकिंगन की तरफ फेंक दिया और बोला, आज का यह अपमान UIAO टीम कभी नहीं भूलेगी। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह मुड़ा, गाड़ी में बैठा और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। जब पक्का हो गया कि वे पांचों काफी दूर जा चुके हैं, तब गुकिंगन ने जानलन और जाओलंग की तरफ मुड़कर सम्मान से हाथ जोड़ दिए और कहा, जान और जाओलांग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं आते तो आज का अंत बहुत बुरा हो सकता था। तभी जानलान ने बताया कि हाल ही में हुए बड़े सफाई के बाद भी डब्ल्यू सिटी नंबर 72 के इलाके में अभी भी एक गंभीर रूप से घायल लो लेवल बीस्ट लॉर्ड छिपा हुआ है। वह क्रीचर इस समय बेहद कमजोर है। उसकी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है और अधिकतम एक शुरुआती चुकियंग लेवल जितनी शक्ति रखता है। लेकिन जो भी क्रिएचर शुकी रैंक तक पहुंचता है, उसकी कीमत कम से कम दसियों हजार बल्कि कभी कभी लाखों तक होती है और एक लो लेवल लॉर्ड के शरीर के सारे मटेरियल्स की कीमत तो आसानी से 1 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से इतनी सारी वॉरियर टीम्स उसे ढूंढने के लिए यहां इकट्ठी हो रही हैं। यह सुनकर गुकिंगान की आंखें चमक उठीं और वह जानलान और जाओलंग को टीम बनाने का प्रस्ताव देने ही वाला था कि जानलान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, क्योंकि उसके हिसाब से गुकिंगान जैसा फर्स्ट रैंक इंटरमीडिएट लेवल वॉरियर बस एक बोझ ही साबित होगा। लेकिन गुकिंगान हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, यह बीस्ट लॉर्ड बहुत चतुर है और उसके पास समझ भी है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी लोकेशन पकड़ी जा चुकी है तो वह जरूर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट नंबर 054 एक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसका डायमीटर 20 किलोमीटर से ज्यादा है। जानलान, क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि हम उसे बाकी टीम से पहले ढूंढ पाएंगे? फिर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी स्प्रिट बीस्ट हवा में मौजूद म्यूटेंट बीस्ट्स की गंध पकड़ सकती है। यह न सिर्फ उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकती है, बल्कि उनकी लोकेशन भी बता सकती है। यह सुनकर जानलान और ज्वालंग दोनों ने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा। फिर जानलन बोली, लेकिन गुकिंगन, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम तुम्हें साथ भी ले जाएं, तो भी आखिर में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इन डेजलेट लैंड्स में रिवॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलते हैं और तुम्हारी कॉम्बैट पावर और तुम्हारे वाइट स्किल स्नेक की ताकत बहुत सीमित है। तुम लड़ाई में मदद नहीं कर पाओगे, उल्टा हमें तुम्हारी रक्षा के लिए ध्यान बांटना पड़ेगा। कुकिंगन ने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए सिस्टर, मुझे नियम पता है। मैं सिर्फ अनुभव लेने के लिए आपके साथ जाना चाहता हूं, मेरा कोई और इरादा नहीं है। उसकी आवाज बेहद सच्ची लग रही थी, लेकिन उसकी असामान्य हिम्मत ने मुझे महसूस कराया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हालांकि जानलन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कहा, ठीक है तो हम साथ चलेंगे, लेकिन याद रखो,
हम एक लॉर्ड का सामना करने जा रहे हैं। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी होगी। इस तरह 3 लोगों और एक स्नेक की हमारी अस्थाई टीम बन गई और हम सब मिलकर डेजलेट लैंड्स की गहराई में आगे बढ़ गए। हमारी मंजिल डिस्ट्रिक्ट नंबर 0541 थी, जो पहले एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी हुआ करता था, लेकिन कैटाक्लिज्म के बाद वह पूरा इलाका एक विशाल इंडस्ट्रियल रुइन में बदल चुका था। मुख्य शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंचने पर हमने फैसला किया कि गाड़ी यहीं छोड़ दें ताकि हमारी मौजूदगी से टारगेट या दूसरी टीम्स सतर्क न हो जाए। तभी गुकिंगान ने हाथ उठाकर मुझे जंगल के किनारे से बाहर आने का इशारा किया और कहा, चाओ कोशिश करके देखो कि तुम उसे ढूंढ सकते हो या नहीं। डांसर सिटी की हवा से अलग यहां मैं जिन म्यूटेंट बीस्ट की गंध महसूस कर सकता था, उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी और हर गंध अलग अलग जानकारी दे रही थी। इतने सारे डेटा को प्रोसेस करना आसान नहीं था। 2 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहने के बाद मैंने हल्के से सिर हिला दिया। मेरी इस हरकत ने तुरंत जानलन और जाओलंग का ध्यान खींच लिया। जाओलंग ने हैरानी से कहा, क्या यह वाइट स्केल स्नेक सच में इतनी समझ रखता है? इतनी बुद्धिमान क्रीचर तो बीस्ट टेमर एकेडमी में भी बहुत दुर्लभ होती है। उनकी तारीफ सुनकर गुकिंगान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, लगता है हमें और अंदर जाना पड़ेगा। फिर हम तीनों शहर के केंद्र की ओर बढ़ते गए, लेकिन पूरे 3 घंटे गुजर गए और उन्होंने लगभग पूरा अर्बन एरिया छान मारा। फिर भी अपने लक्ष्य का कोई निशान नहीं मिला। तब गुकिंगन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, जानलन, क्या आप पक्का कह सकती हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट 0541 में ही है? क्योंकि अब तक मेरा सूंघने वाला अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ था, इसलिए इस बार भी मुझे पूरा यकीन था। सुबह के वक्त कई फाइटर टीमों ने इस काउंटी में उस रीकन बीस्ट को देखा था। जान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और उसकी नज़र काउंटी 0541 के मैप पर टिकी हुई थी। यह रीकन बीस्ट बुरी तरह घायल थी, इसलिए उसके पीछे हटने का फैसला करने की संभावना लगभग नहीं थी। फिर भी कई फाइटर टीमों ने पूरे शहर को ऊपर से नीचे तक छान मारा था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। जब तक कि एक दूसरे की तरफ देखते ही गुकिंगन और जानलैंड एक साथ बोल उठे, कैटाक्लिज्म से पहले की खदानें। इस शहर के अमीर मिनरल रिसोर्सेज को 50 साल तक लगातार निकाला गया था, जिसके बाद यहां अनगिनत माइनिंग टनल रह गई थीं, जो इतनी बड़ी थीं कि उनमें एक रिकॉन बीस्ट आसानी से अपनी गतिविधियां छिपा सकती थी। तीनों इंसान और वह सांप चुपचाप शहर के मुख्य इलाके से निकलकर मैप पर दिखाए गए माइनिंग जोन की तरफ बढ़ गए, लेकिन खदानों के अंदर की स्थिति गुकिंगन और बाकी लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल निकली। जिन 2 टनल्स को हमने एक एक करके जांचा था, वे कैटास्ट्रोफी की वजह से पहले ही ध्वस्त हो चुकी थीं। इससे भले ही कुछ गलत सुराग हट गए, लेकिन हमारा कीमती समय भी बर्बाद हो गया। रास्ते में हम कई दूसरी फाइटर टीमों से भी टकरा चुके थे। अगर हम ऐसे ही देर करते रहे तो डर था कि बाकी टीमें भी जल्द ही यहां पहुंच जाएंगी। आखिर तय हुआ कि हर कोई अपनी इंस्टिंक्ट से एक टनल चुनेगा। 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे और अगर कुछ नहीं मिला तो वापस लौट आएंगे। अगर इन 3 टनल्स में भी कुछ नहीं मिला तो संभव है कि बाकी टीमें हमसे पहले उस रिकॉन बीस्ट को ढूंढ लें, और तब इसका मतलब होगा कि यह रिकॉन बीस्ट हमारे नसीब में नहीं थी। जानलन उन लोगों में से नहीं था जो फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, इसलिए उसने तुरंत निर्णय लिया और मैप पर एक टनल चुन ली। जोएंग ने भी मैप पर एक टनल चुन ली। फिर उसने कहा, सिस्टर गू, अब तुम्हारी बारी। गिंग थोड़ी हैरान दिखी, लेकिन उसने ज्यादा देर नहीं लगाई और मैप को एक नजर देखने के बाद सबसे दक्षिण की टनल चुन ली, जो हमारी वर्तमान स्थिति से सबसे दूर भी थी। इसके बाद तीनों ने अपनी अपनी जांच शुरू कर दी। छानलान और जौलियांग की चुनी हुई टनल में से एक में किसी भी एबनॉर्मल बीस्ट का कोई निशान नहीं मिला, जबकि दूसरी पहले ही ढह चुकी थी। अब सिर्फ एक ही टनल बची थी, सबसे दूर वाली, जिसे गुकिंगान ने चुना था। हम तीनों और वह सांप उस टनल के मुहाने पर खड़े थे और उसके अंधेरे डरावने मुंह को देख रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, जैसे मेरे अंदर कोई आवाज मुझे यहां से भाग जाने को कह रही हो। ये एहसास बाकी टनल्स के सामने महसूस हुए एहसास से बिल्कुल उल्टा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि 3 में से एक मौके में गुकिंगान ने सही जगह चुन ली हो? मैंने हल्का सा सिर घुमाकर गुकिंगान की तरफ देखा, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
वह बस टनल के मुहाने को घूर रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। चलो अंदर चलते हैं। जाओ ने एक ताकतवर टॉर्च निकाली और सबसे पहले टनल के अंदर चला गया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ और मेरा शरीर अनजाने में ही सख्त हो गया। भले ही यह प्रतिक्रिया बहुत हल्की थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि यह जो ताकतवर लाइफ एनर्जी फ्लक्चुएशन है, वह किसी भी सामान्य बीस्ट से नहीं आ सकती। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुकिंगन ने पहले ही मेरी बेचैनी को नोटिस कर लिया था। उसने धीमी आवाज में बाकी दोनों की तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, चौबे, तुम्हें कुछ मिला क्या? यह सुनते ही जनलन और जाओ लियांग दोनों चौंक गए और उनके चेहरे पर शक और उम्मीद का मिला जुला भाव आ गया। शुरू में उन्होंने बस इतना सुना था कि मैं एबनॉर्मल बीस्ट्स को ट्रैक कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने कुकिंगन को मुझे साथ लाने की इजाजत दी थी। लेकिन किसने सोचा था कि आखिरकार सच में कुकिंगान के फैसले की वजह से ही हम इस रीकन बीस्ट को ढूंढ लेंगे। जाहिर है जो अग्रीमेंट हमने निकलने से पहले किया था वह अब मायने नहीं रखता था। जिनलान ने धीरे से गुकिंगन से कहा, पहले इस लॉर्ड को संभाल लेते हैं, बाकी बात वापसी पर करेंगे। गुकिंगन ने अपना हाथ घुमाया और स्टोरेज रिंग से 2 पिल्स निकालकर मुझे दे दी। लूशिया, हमें इसे ढूंढने में मदद करो। मैंने पूरी ताकत से उस इंस्टिंक्ट को दबा दिया जो मुझे यहां से भागने के लिए चिल्ला रही थी। उस हल्की हल्की आती गंध का पीछा करते हुए मैं बाकी तीनों को और अंदर ले जाने लगा। शुरुआत में वह गंध मुश्किल से महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि पूरी टनल उसी ऑरा से भर गई जिससे मुझे इंस्टिंक्टिवली डर लग रहा था। अचानक एक भारी और गहरा गर्जन गूंज उठा। तीनों लोग तुरंत रुक गए और उनकी सांसें भी हल्की हो गईं। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि भले ही यह लॉर्ड बीस्ट बहुत शक्तिशाली दिखती हो, लेकिन वह दर्द और कमजोरी से भी गुजर रही थी। जानलान ने फुसफुसाकर कहा, जाओ लियांग, तुम आगे जाओ, मैं उसके घाव पर हमला करने का मौका ढूंढूंगा। गु, तुम बस साइड से सपोर्ट देना, उसका ध्यान भटकाना, लेकिन सीधे उसका सामना मत करना। यह कहकर उसने आखिरी हिदायत दी। गिगन ने सिर हिलाया और अपनी सिल्वन बेल्ट एक्टिवेट की, जिसने मुझे अपने अंदर समा लिया। फिर वह तीनों अंधेरी माइन में आगे बढ़े और करीब 200 से 300 मीटर और चलने के बाद अचानक सामने का रास्ता खुल गया। धरती की गहराई में असल में एक विशाल प्राकृतिक गुफा मौजूद थी। उनके सामने जो नजारा आया वह एक 4 मीटर से भी ऊंची बीस्ट थी, 4 पैरों पर खड़ी, जिसके पूरे शरीर पर तो कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी पीठ से दर्जनों हड्डियों जैसी नुकीली स्पाइक्स निकली हुई थी। वह एक लो लेवल लॉर्ड था, स्टील बोन वुल्फ किंग। ये देखकर तीनों ने एक साथ सांस रोक ली। वे सब रैंक 3 के फाइटर्स थे, लेवल 5 की ताकत के साथ, लेकिन फिर भी एक लो लेवल लॉर्ड का शिकार करना बहुत बड़ा जोखिम था, खासकर एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर का जो स्वभाव से ही खून का प्यासा होता है। कंगलन और एतुआंग उस वक्त अपने अंदर डर और दबाव महसूस करने लगे। बस एक अच्छी बात थी कि उनका दुश्मन सच में बुरी तरह घायल था। करीब 2 मीटर लंबा और पतला घाव उसके पेट को लगभग पूरी तरह खोल चुका था और उससे लगातार खून बह रहा था। तीनों चुपचाप वहीं खड़े स्टील बोन वुल्फ किंग को अपनी चोट चाटते हुए देखते रहे। कोई भी बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन यूं हमेशा इंतजार करते रहना भी कोई विकल्प नहीं था। स्टील बोन वुल्फ किंग इतना कमजोर हो चुका था और अभी तक कोई दूसरी टीम इस जगह तक नहीं पहुंची थी, इसलिए अभी हमला करना ही सबसे सही रणनीति थी। इसी वजह से जानलान ने तुरंत जियाओलियांग को हमला करने का इशारा किया। स्टीलबोन वुल्फ किंग को जैसे कुछ आभास हो गया, उसने झटके से सिर उठाया और प्रवेश द्वार की तरफ गहरी गुर्राहट की। उसकी भेड़िए जैसी बेचैन आंखें उन्हें घूर रही थीं, मानो चेतावनी दे रही हों कि उसे परेशान न करें। लेकिन उस तीनों की नजर में वह बस एक घायल और खिर चुकी बीस्ट थी। अब जब वे पकड़े जा चुके थे तो छिपने का कोई फायदा नहीं था। जल्दी खत्म करते हैं। झानलान और जियाओ लियांग एक झटके में आगे बढ़े। जियाओ ने जबरदस्त गुस्से के साथ चार्ज किया।
तीसरे रैंक के योद्धा की पूरी लाइफ एनर्जी उसी पल फट पड़ी और उसने अपनी लंबी अलॉय तलवार को पूरी ताकत से उठाकर नीचे दे मारा, जैसे आसमान से झपटता हुआ बाज सीधे स्टील बोन वुल्फ किंग की गर्दन पर वार कर रहा हो। इतनी तेज गति और इतनी जबरदस्त ताकत के सामने अगर मैं होता तो मेरी मौत तय थी, लेकिन स्टील बोन वुल्फ किंग ने बस अपना पंजा उठाया और वार को रोक लिया। धातु के टकराने की तेज आवाज के साथ चिंगारियां उछल पड़ी। उसने इस भयानक वार को सीधे रोक दिया था। जाओ 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। उसकी हथेली सुन्न हो गई और उसकी तलवार की धार अब भी कांप रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घबराने के बजाय उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। इसमें बस एक लो लेवल बीस्ट जनरल जितनी ताकत है। जौलियांग की आवाज गूंजी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो जानलान पहले गुकिंगन के पास खड़ा था वह किसी पल चुपचाप गायब हो चुका था। अगले ही पल एक ठंडी चमक स्टील बोन वुल्फ किंग के किनारे से गुजरी और उसके शरीर पर खून से भरी एक गहरी कट लग गई। इस अचानक हमले से स्टील बोन वुल्फ किंग दर्द से दहाड़ उठा। उसने तुरंत अपने पंजे से पास की हवा को झटका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जानलन वार करने के बाद पहले ही पीछे हट चुका था। उसने स्टील बोन वुल्फ किंग को पलटवार का कोई मौका ही नहीं दिया। चाओ और जानलन दोनों अच्छी तरह जानते थे कि स्टील बोन वुल्फ किंग अभी भी एक मास्टर स्पिरिट लेवल की बीस्ट है, और चाहे वह कितना भी घायल क्यों न हो, उसे सीधे भिड़ना नामुमकिन था। इसलिए उन्हें लगातार उसे परेशान करके उसकी ताकत खत्म करनी थी। यही एकमात्र सही रणनीति थी। इसी के साथ जाओलियांग फिर से आगे बढ़ा और अपनी लंबी अल्लॉय तलवार से एक और वार किया। उसके साथ जानलान भी था, जिसके हाथ में 2 छोटे ब्लेड्स थे। एक सामने से हमला करके ध्यान खींच रहा था और दूसरा अचानक वार करके दुश्मन के घाव और गहरे कर रहा था। उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी सटीक थी कि देखने वालों को भी आश्चर्य होता। लगातार तीनों हमले अपने निशाने पर लगे। स्टील बोन वुल्फ किंग के जो घाव अभी मुश्किल से भरने लगे थे, वे फिर से बुरी तरह फट गए। तेज दर्द से उसकी बेचैन आंखों के सामने तारे नाचने लगे। तभी एक और हमला आया। जाओलियांग फिर से तलवार लेकर आगे बढ़ा और जन्लान उसके पीछे था, लेकिन इस बार स्टील बोन वुल्फ किंग ने जाओलियांग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अचानक सिर घुमाया और उसकी खून से भरी आंखें सीधे जानलान पर टिक गईं। अगले ही पल उसका विशाल शरीर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। जानलान का दिल जोर से उछल पड़ा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया में ऊंची छलांग लगाई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही स्टील बोन वुल्फ किंग मुंह खोले उसकी तरफ झपट पड़ा। उस पल जानलान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत तय है। दूसरी तरफ जाओलियांग पूरी रफ्तार से स्टील बोन वुल्फ किंग की तरफ दौड़ रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वह जन्लन को घायल होने से पहले बचा सके। वह स्टील बोन वुल्फ किंग के हमले को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी गति स्टील बोन वुल्फ किंग से कैसे टक्कर ले सकती थी। जैसे ही भेड़िए का हमला बेहद करीब पहुंचा, जानलान ने प्रतिरोध की उम्मीद लगभग छोड़ दी। उसने अपनी छोटी डैगर को सामने रखा और स्टील बोन वुल्फ किंग के जबड़े का वार सीधे झेलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी पल दूर से एक लंबा भाला अचानक बिजली की तरह उड़ता हुआ आया। जुशीजी और गुकिंगन की आवाज गूंज उठी। जानलन ने उड़ते हुए भाले को देखा और लगभग रिफ्लेक्स से अपनी डैगर की स्थिति बदल दी। एक तेज मेटेलिक क्लैंग गूंजा और भाले की ताकत से जानलन पीछे की तरफ उछल गया। जहां वह पहले खड़ा था, वहां अब एक लंबा एलॉय भाला जमीन में धंसा हुआ था। अगले ही पल एक जोरदार क्रैक की आवाज आई। वह अलॉय भाला, जो बेहद मजबूत होना चाहिए था, स्टील बोन वुल्फ किंग ने अपने एक ही काट में तोड़ दिया और वह कई टुकड़ों में बिखर गया। जानलान मुश्किल से स्टील बोन वुल्फ किंग के हमले से बच पाया। जमीन पर गिरने के बाद ही वह संभल पाया। मौत के इतने करीब आने की याद से उसकी रीढ़ तक सिहर उठी। यहां तक कि वह मजबूत अलॉय भाला भी इतनी आसानी से टूट गया था। अगर वह काट उसे लग जाता तो वह यहीं हमेशा के लिए मर जाता। भले ही गुकिंगान अभी तक सीधे लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उसकी नजर लगातार स्टील बोन वुल्फ किंग पर टिकी हुई थी। उसकी मदद से जानलान उस घातक हमले से बच तो गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। स्टील बोन वुल्फ किंग ने उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। वह तुरंत पलटा और फिर से जानलान पर झपटा, लेकिन इस बार जानलान को सहारा मिल गया था और वह तेजी से पीछे हट रहा था।
उसी वक्त जियाओ लियांग का हमला आ पहुंचा। उसकी लंबी एलॉय तलवार मानो उफनती समुद्री लहरों की ताकत से भरी हुई थी और सीधे स्टील बोन वुल्फ किंग पर टूट पड़ी। हजारों पॉइंट्स की लाइफ एनर्जी उसी पल विस्फोट की तरह निकली। यहां तक कि स्टील बोन वुल्फ किंग भी इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बिना झिझक पीछे हटते जानलान को छोड़ दिया और मुड़कर जियाओ लांग के पूरे हमले का सामना किया। उसका पंजा उठा और उसने जाओ लियांग की तलवार पर जोरदार वार किया। धातु के टकराने की गूंज पूरी विशाल अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल गुफा में फैल गई। उस भयानक एनर्जी टक्कर से जमीन कांप उठी और गुफा की छत से पत्थरों के टुकड़े गिरने लगे। जाओ लियांग पीछे की तरफ धकेल दिया गया। उसने अपनी लंबी तलवार जमीन में गाड़ कर पीछे की ताकत को रोका। जानलन भी पीछे हट चुका था और अब गुकिंगान के पास खड़ा था। अभी के लिए धन्यवाद, जानलान ने हल्का सा सिर घुमाकर गुकिंगन से कहा। उसकी सांस अभी भी तेज चल रही थी क्योंकि वह अभी अभी मौत से बचा था। गुकिंगन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने कहा, इस बारे में तब बात करेंगे जब यहां से जिंदा निकल जाएंगे। हमारे लगातार हमलों ने इस बीस्ट को पूरी तरह भड़का दिया है। अब असली मुश्किल शुरू होने वाली है। तुम दोनों अकेले इस बीस्ट को नहीं गिरा पाओगे चियाओबे, और मुझे भी इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा। मैं बस स्टील बोन वुल्फ किंग का ध्यान भटकाने के लिए उसे परेशान करती रहूंगी। बाकी सब तुम और हमारे बड़े भाई जो पर निर्भर करेगा। यह सुनकर जानलान और जोन लियंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ सिर हिला दिया। उसके बाद जानलान ने अपने स्टोरेज स्पेस से एक लंबा एलॉय भाला निकाला और उसे गुकिंगन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसकी क्वालिटी खास नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे इस्तेमाल कर लो। जैसे ही जानलान ने हमला शुरू करने का संकेत दिया, तीनों एक साथ हरकत में आ गए। उधर मैं अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप स्टील बोन वुल्फ किंग के करीब सरकने लगा। इस बार जियाओलियांग ने बिल्कुल भी खुद को नहीं रोका। उसकी हर तलवार का वार पूरी ताकत से गिर रहा था। दूसरी तरफ जानलान अब पहले से ज्यादा सावधान हो गया था। वह कम वार कर रहा था, लेकिन हर वार सीधे स्टील बोन वुल्फ किंग के पेट के घाव को और बड़ा करने के लिए था। गुकिंगन हाथ में भाला लेकर तैयार खड़ी थी और हर बार जब जानलन हमला करने जाता, वह भी उसी पल एक साथ वार करने की कोशिश करती ताकि उस पर पड़ने वाला दबाव थोड़ा कम हो सके। तीनों के संयुक्त हमलों के सामने स्टील बोन वुल्फ किंग के पेट का घाव लगातार फैलता जा रहा था और खून बिना रुके बह रहा था। अगर यह हालात ज्यादा देर तक ऐसे ही चलते रहते तो उसकी हालत और खराब हो जाती, और स्टील बोन वुल्फ किंग को यह बात साफ समझ आ गई थी। उसने अचानक सिर उठाया और एक लंबी भयानक हुआंकार भरी। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग डगमगा गया हो और एक अजीब सा ट्रांस और भ्रम मेरे अंदर फैल गया। मेरा शरीर मेरी इच्छा के खिलाफ रेंगते हुए स्टील बोन वुल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगा। बाकी तीनों ने तुरंत इंस्टिंक्ट से अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन उनका मन भी उस आवाज से बच नहीं पाया और उनके शरीर कुछ पलों के लिए सुस्त हो गए। स्टील बोन वुल्फ किंग ने यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसकी लाल आंखें पूरे मैदान पर घूमी और अगले ही पल वह बिजली की तरह जाओलियांग और जानलान की तरफ झपटा। उसने अपने पंजे उठाए और जोर से नीचे मारे। एक भारी धमाका गूंजा और जाओ तथा जानलन दोनों हवा में उछलकर गुफा की दीवार से टकरा गए। वे इतनी जोर से गिरे कि खड़े होना भी उनके लिए मुश्किल हो गया और उनकी सारी लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी थी। स्टील बोन वुल्फ किंग की तेज नजरें फिर घूमी और वह गुकिंगन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गुकिंगन के चेहरे पर जरा भी डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा असामान्य रूप से शांत था। तभी उसने अचानक चिल्लाकर कहा, सोल एक्सटिंग्विशिंग नीडल। जो गुकिंगन कुछ पल पहले जड़ सी खड़ी थी, उसने अचानक जोर से आवाज लगाई और उसी पल पूरी गुफा में तेज हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। स्टील बोन वुल्फ किंग, जिसने अभी अपना पंजा उठाया ही था, अचानक वहीं जड़ हो गया और उसकी आंखें खाली सी हो गईं। उसी समय मैं, जिसका मन उस भयानक हुआंकार से हिल गया था, अचानक एक सिहरन महसूस करते हुए फिर से अपने शरीर पर काबू पा सका। लेकिन उस हमले को करने के बाद गुकिंगान की हालत बेहद खराब हो गई। उसका शरीर ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया और वह खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। तभी उसकी कमजोर आवाज आई, चियोबे, और मैं तुरंत समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। मेरी परछाई बिजली की तरह आगे बढ़ी और मैंने अपने दांत स्टील बोन वुल्फ किंग के पेट के घाव में गड़ा दिए।
उसी पल मेरा जहर पूरी ताकत से फूट पड़ा और मानो अनंत मात्रा में उसके शरीर के अंदर भरता चला गया। लॉर्ड लेवल की स्ट्रेंज बीस्ट्स की डिफेंस बेहद मजबूत होती है और मैं साफ महसूस कर सकता था कि स्टील बोन वुल्फ किंग का खून और एनर्जी मेरे जहर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वह तुरंत नहीं गिरा। अब मैदान में हम तीनों की लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो आज हम सब यहीं मर जाते। जैसे ही मैंने देखा कि स्टील बोन वुल्फ किंग की चेतना वापस आने वाली है, मैंने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया और सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गया। असहनीय दर्द से स्टील बोन वुल्फ किंग फिर से होश में आ गया और उसकी दर्द भरी दहाड़ें गूंजने लगीं। मैंने अपना मुंह खोलकर पूरी ताकत से काटा और एक और भारी मात्रा में जहर उसके अंदरूनी अंगों में भर दिया। उसकी बाहरी रक्षा भले ही बेहद मजबूत थी, लेकिन उसके अंदरूनी अंग इतने मजबूत नहीं हो सकते थे। दर्द से पागल होकर स्टील बोन वुल्फ किंग इधर उधर भागने लगा, खून उबलते हुए बहने लगा और उसकी दहाड़ें धीरे धीरे कमजोर पड़ती गईं। करीब 10 सेकंड बाद वह भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा, आखिरी बार तड़पा और फिर पूरी तरह शांत हो गया। सब खत्म हो गया था। जिन 3 लोगों ने अपनी सारी उम्मीदें मुझ पर लगा दी थीं, उनके चेहरों पर आखिरकार राहत और खुशी की झलक दिखाई दी। वे भारी कदमों से स्टील बोन वुल्फ किंग के पास पहुंचे। तभी अचानक उसके पेट में हलचल हुई और वहां से एक हल्की चमक निकलने लगी। तलवार पकड़े हाथ तुरंत कस गए, लेकिन उससे पहले कि वे कुछ करते, उन्होंने मुझे उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलते देखा। मेरे मुंह में कोई अनजान सा अंग था और मैं पूरा खून से लथपथ था, लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने लॉर्ड क्लास स्टील बोन वुल्फ किंग को डिवॉर किया है। आपको 350 वाइटैलिटी पॉइंट्स मिले हैं। आपको 220 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो, आपने प्यूरिफिकेशन टेक्निक की एक नई ब्रांच अनलॉक की है, स्टील बोन्स। इसे एक्टिवेट करने पर पूरे स्केलेटन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सच में लॉर्ड क्लास की अपनॉर्मल बीस्ट्स बेहद कमाल की होती हैं। सिर्फ उसके एक अंग से ही मुझे 350 वाइटैलिटी पॉइंट्स, 220 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स और एक नई टेक्निक ब्रांच मिल गई। इतनी अचानक और भारी मात्रा में विटैलिटी मिलने से मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की एनर्जी उबल रही हो और मेरा शरीर फटने वाला हो। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली बार प्यूरिफिकेशन पिल निगलने पर हुआ था। मैंने सोचा भी नहीं था कि लेवल 4 पर पहुंचने के बाद भी मेरी इंप्रूव्ड डाइजेशन इतनी जल्दी भर जाएगी। आखिरकार मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा और मुझे अपनी डाइजेशन स्किल को एक और लेवल बढ़ाना पड़ा। जब तीनों ने मुझे स्टील बोन वुल्फ किंग के शरीर से बाहर निकलते देखा तो वे एक दूसरे को देखने लगे और वहां अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। अब जबकि स्टील बोन वुल्फ किंग मर चुका था तो लूट का बंटवारा होना तय था, लेकिन अगर गुकिंगन का अचानक हमला स्टील बोन वुल्फ किंग को जकड़ न देता और अगर मैंने उसके शरीर के अंदर से उसे खत्म न किया होता तो शायद इस वक्त तक जानलन और जाओलियांग खुद स्टील बोन वुल्फ किंग का खाना बन चुके होते। आखिरकार गुकिंगन ने ही उस खामोशी को तोड़ा। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, पहले स्टील बोन वुल्फ किंग का शव उठा लो, बाकी सब बात हम बाहर जाकर करेंगे। यह सुनकर झानलान और जियाओलियांग ने राहत की सांस ली, क्योंकि सबसे जरूरी था पहले इस खदान से सुरक्षित निकलना। जानलन ने कुछ नहीं कहा और बस हाथ घुमाकर स्टील बोन वुल्फ किंग का शव अपने स्टोरेज स्पेस में रख लिया। गुकिंगन ने मुझे फिर से अपने स्पिरिचुअल रिबन में वापस बुला लिया और तभी तीनों खदान से बाहर निकलने लगे। लेकिन आधे रास्ते में उन्हें अचानक कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। इस खदान के अंदर से लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। स्टील बोन वुल्फ किंग जरूर यहीं कहीं है।